तीन दिवसीय भारत के दौरे पर जापान की पीएम सनाए ताइची राष्ट्रपति भवन में हुआ प्रधानमंत्री ताइची का स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। यूपी टेट 2026 की तैयारियां हुई पूरी। 60 जिलों के 955 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 20 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। दिल्ली में लगे राहुल गांधी के पोस्टरों में राहुल गांधी को कहा गया माफी वीर। पोस्टर में लिखे गए आई एम सॉरी जैसे नारे। दिल्ली में बड़े हमले की साजिश नाकाम। आईएसआई से जुड़े 4 आतंकवादी गिरफ्तार। पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे चारों आतंकवादी। दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली बड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां कल लखनऊ दौरे पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन। मिशन 2027 पर होगा रणनीतिक मंथन। सीएम योगी और आरएसएस पदाधिकारियों संग बैठक संभव। संगठन और चुनावी तैयारियों पर होगी चर्चा। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर रहेगा जोर। मिशन 2027 पर रणनीतिक मंथन होगा। कल पहुंचेंगे नितिन नवीन। सीएम योगी और आरएसएस पदाधिकारियों संग बैठक संभव। संगठन और चुनावी तैयारियों पर चर्चा होगी। 2027 के चुनाव अगले 6 महीने के अंदर होंगे, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जहां संगठनात्मक बदलाव के बाद अब किस तरीके से मजबूती लानी है उसको लेकर रणनीति तैयार होगी। उस पर मंथन होगा। आरएसएस के बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद होंगे और इस बैठक की अध्यक्षता लेंगे नितिन नवीन। तो कल उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे नितिन नवीन, जहां पर बैठक होगी। 2027 के चुनावों के मद्देनजर रणनीति तैयार होगी। किन बिंदुओं पर काम करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कमजोर बनी हुई हैं, उस पर ध्यान रखा जाएगा। उस पर कैसे काम करना है, इसकी रणनीति तय होगी। और कई मंत्र यहां पर नितिन नवीन दे सकते हैं। तो कल लखनऊ के दौरे पर रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन। सीएम योगी और आरएसएस पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे, ऐसी संभावना मानी जा रही है। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर रहेगा। कल लखनऊ के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। तो देखिए, 2027 में चुनाव हैं और 27 के चुनावों में कहीं पर कोई भी कमजोर कड़ी छूटने ना पाए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर यहां पर जोर रहेगा। वहीं यूपी टेट परीक्षा जारी है। प्रदेश में 955 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करीब 20 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 3 दिन तक चलेगी टेट परीक्षा। तो टेट की परीक्षा चल रही है। 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। पहली 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, दूसरी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक। तो अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हैं तो आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा, इसका खास ख्याल रखा जाए। और अब दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो होगी, जो दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। वहीं 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक। चढ़ावा चोरी मामले के बाद पहली अहम बैठक मानी जा रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। दोनों के इस्तीफे पर ट्रस्ट में वोटिंग होगी। 2/3 बहुमत से होगा अंतिम फैसला। चढ़ावा चोरी मामले के बीच बड़ी हलचल। बायलॉज के तहत पद से हटाने पर होगा फैसला। देखिए, एक तरफ पद से हटाने का फैसला यहां पर लिया जाएगा। अगर मेजॉरिटी में उनके खिलाफ वोट पड़ते हैं तो चंपत राय, अनिल मिश्रा ट्रस्ट से बाहर होंगे। अगर उनके पक्ष में वोट पड़ते हैं तो वो अपने पद पर
जमे रहेंगे, लेकिन यहां पर ज्यादा संभावनाएं उनके बाहर होने की, इसके साथ साथ उन पर कई आरोप लगाए गए हैं और बार काउंसिल की मांग है कि उन पर केस दर्ज कराया जाए। अब केस दर्ज होगा नहीं होगा और कौन से साक्ष्य उनके खिलाफ मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये तो जांच के साथ साथ एक के बाद एक परत खुलती जाएगी। लेकिन अगर अभी हाल की बात बताएं तो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच 6 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के इस्तीफे पर ट्रस्ट में वोटिंग होगी। इन्हें स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होगा। ट्रस्ट के बायलॉज के मुताबिक किसी पदाधिकारी को उसके पद और दायित्व से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन वो ट्रस्ट का आजीवन सदस्य बना रह सकता है। बीच चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। ऐसे में 6 जुलाई की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अटल नगर योजना के 808 फ्लैटों का लॉटरी से आवंटन किया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में हुए इस लॉटरी ड्रॉ में 4,459 आवेदकों के बीच फ्लैटों की पर्चियां निकाली गई हैं। साथ ही एलडीए की ओर से इस पूरी प्रक्रिया में बढ़ती गई पारदर्शिता की लोग ने खूब सराहना की है। मार्स ऑडिटोरियम में हुआ लॉटरी का आयोजन, लोगों ने इस प्रक्रिया की जमकर तारीफ की। अटल नगर योजना के 808 फ्लैटों का लॉटरी ड्रॉ हुआ। 4,459 आवेदकों के बीच पर्चियां निकाली गईं और इस प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी तरीके से किया गया और सबने इस प्रोसेस को और तरीके से आयोजित करने के लिए खूब सराहना भी की। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अटल नगर योजना के 808 फ्लैटों का आज लॉटरी ड्रॉ था, जहां 4,000 से ज्यादा आवेदकों के बीच पर्चियां निकाली गई। बहुत ही पारदर्शी तरीके से ये प्रक्रिया यहां पर संपन्न कराई गई। वहीं सोनभद्र में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। डीएम गांव की गलियों में पैदल घूमे, घर घर जाकर ग्रामीणों को संचारी रोगों से बचाव, साफ सफाई और स्वच्छ खान पान के प्रति जागरूक किया। साथ ही जिलाधिकारी ने नियमित नालियों को सफाई, स्वच्छ वातावरण और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। अभियान में आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम और विभिन्न विभागों की टीमों ने भी भाग लिया। वहीं जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर ग्रामीणों ने उनकी जमीनी कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार किसी डीएम को गांव की गलियों में पैदल घूमकर लोगों को जागरूक करते हुए देखा गया है। तो देखिए, साफ सफाई पर डीएम ने लोगों को जागरूक किया, घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया और डीएम की इस पहल की लोगों ने बहुत सराहना की। गांव वासियों ने भी डीएम की इस पहल की जमकर सराहना की। ग्रामीणों का कहना था कि ऐसे पहले डीएम हैं जो खुद लोगों के घर पर पहुंच रहे हैं, उनके दरवाजों को खटखटाकर साफ सफाई रखने और कैसे रोगों से दूर रह सकते हैं, रोगों को दूर रखा जा सकता है, इसको लेकर जागरूक किया। साफ सफाई पर जिलाधिकारी ने जोर दिया। उनके साथ महिलाएं मौजूद थी, तमाम पुरुष मौजूद थे, ग्रामीण मौजूद थे और लोगों के घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया और संदेश दिया गया कि अगर स्वस्थ व्यवहार करेंगे तो रोग आपसे अपने आप दूर रहेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी की वजह से तमाम रोग उत्पन्न होते हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं और उन बीमारियों को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है और साफ सफाई रखने के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास यहां पर जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। साफ सफाई पर डीएम ने जोर दिया। डीएम ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ भी किया।
जागरूकता अभियान चालू किया है, जिसमें 3 स्तर पे कार्रवाई की जाएगी। लोगों को जानकारी दी जाएगी कि वो अपने आसपास और अपने घर में साफ सफाई रखें। साथ ही अगर उनके घर में कोई बीमार है या किसी को बुखार होता है तो उसको अपने लेवल पे या किसी झूलन छाप डॉक्टर से उसकी कार्रवाई ना कराएं, किसी CHC PSC में या किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास ही जाएं उसके इलाज के लिए। और तीसरा, जो हमारे संबंधित ग्राम इकाइयाँ हैं, ग्राम पंचायतें हैं, DPRO हैं और जो BDOs हैं, उनसे विशेष साफ सफाई अभियान सभी गाँव में चलाने के लिए। वहीं यूपी पुलिस में 194 इंस्पेक्टरों के तबादले, पुलिस मुख्यालय ने जारी किए ट्रांसफर आदेश। लंबे समय से तैनात इंस्पेक्टरों का गैर जनपद तबादला कर दिया गया। IG स्थापना की ओर से तबादला सूची जारी की गई। सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू। नए तैनाती स्थल पर जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए। तो यूपी पुलिस में तबादला एक्सप्रेस चली। पुलिस मुख्यालय ने जारी किए ट्रांसफर के आदेश। लंबे समय से जो इंस्पेक्टर तैनात थे उनका ट्रांसफर किया गया। IG स्थापना की ओर से ये तबादला सूची जारी की गई। सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। नए तैनाती स्थल पर जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश जारी किए गए। यूपी पुलिस में 194 इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए। ये सूची आपकी इंटेलिजेंस स्क्रीन पर जिन इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं, पहले वो कहां कर रहे थे, अब उन्हें कहां भेजा गया है। कई लोगों के ट्रांसफर यहां पर किए गए हैं, तबादला किया गया है और तुरंत नियुक्त अपना कार्यभार संभालने के आदेश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द अपने कार्यभार को संभालें। और देखिए, सिर्फ इंस्पेक्टर्स नहीं, तमाम विभागों के अधिकारियों के तबादले इस दौरान किए गए हैं। और यहां पर एक बड़ी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 194 इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए। पुलिस मुख्यालय ने जारी किए ट्रांसफर के आदेश। वहीं अमरोहा नगर पालिका में परिसमन के बाद शामिल रायपुर खुर्द गांव जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। गांव के मुख्य मार्ग सहित कलेक्ट्रेट और नेशनल हाईवे को जोड़ने वाले रास्ते पर कई फीट पानी भर जाने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद नगर पालिका ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। तालाब विवाद और जल निकासी व्यवस्था ठप होने से हालात और बिगड़ गए हैं, जिससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। नगर पालिका पर ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया। जलभराव से रायपुर खुर्द बुरी तरीके से बेहाल है। देखिए, ये तो शुरुआती बारिश है, अभी मॉनसून दस्तक दे रहा है, रफ्तार पकड़ेगा और बारिश रोजाना होगी, तब क्या हाल होगा। ग्रामीणों की यही चिंता है। उनका कहना है कि इतनी बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन ना कोई सुनता है, ना कोई कार्रवाई होती है और जल भराव की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये मुख्य सड़क मार्ग है जहां से आवागमन होता है, बड़ी संख्या में लोग आते और जाते हैं, लेकिन वहां की आप तस्वीर देख लीजिए। और देखिए, बड़ी बात यह है कि कोई सुनने को भी नहीं तैयार है। जब शिकायत की जाती है तो शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अमरोहा से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि बता दें कि ये सिर्फ अमरोहा की तस्वीर नहीं है। जैसे जैसे मॉनसून आगे आएगा, जैसे जैसे तेज बारिश होगी, इस तरीके की हजारों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां पर कहीं पर सड़कों पर गड्ढे होंगे जो महीनों से भरे नहीं जा रहे होंगे। और जब आप उनसे पूछताछ के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि पहले से ही तैयारियां मानसून को लेकर चल रही थी, हमने अपना काम पूरी निष्ठा के साथ किया है। लेकिन आम जनता आपको उनकी निष्ठा को बयां करेगी किस तरीके से काम चोरी की जाती है, और इसका भुगतान सिर्फ आम जनमानस करता है। मुख्य सड़क मार्ग है ये जो बुरी तरीके से भरा हुआ है। नगर पालिका पर ग्रामीणों का गुस्सा जमकर फूटा।
वहीं आगरा नगर निगम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत वेस्ट मैनेजमेंट जागरूकता का टेंडर लेने वाली इंदौर की एक कंपनी पर भर्ती और वेतन भुगतान में गड़बड़ी के आरोप लगे। कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें 65 से 75,000 रुपए वेतन का वादा किया गया, लेकिन आधी सैलरी ही दी गई। शिकायत के बाद कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और दबाव बनाने के भी आरोप हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त संतोष वैश्य ने सहायक नगर आयुक्त से पूरी जानकारी तलब करी। जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो टेंडर कंपनी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के टेंडर में बड़ी धांधली का आरोप है। आधी सैलरी दी गई और पूरी हाजिरी लगवाई गई, यानी कि पूरी ड्यूटी लेने के बाद सैलरी आधी दी गई, वेतन आधा दिया गया। म्यूज कंपनी को यहाँ पे आईसी के कार्य हेतु उनको टेंडर दिया गया है और हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। और आज कुछ उनके एम्प्लॉय आए थे, उनकी शिकायत थी कि हमको सैलरी बराबर नहीं मिल रही है। उन्होंने ये भी शिकायत किया है कि जितने एम्प्लॉय दिखाए उनके काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमारे यहाँ कुछ बिल रेज किया हुआ पेमेंट करने के लिए। जो उनकी शिकायत है उसके क्रम में इसकी कोई जाँच कराएंगे हम। जाँच कराने के बाद जो स्थिति होगी उससे कार्रवाई की जाएगी। उसमें मेरी जो पोस्ट थी वो आईईसी इंचार्ज की थी। जो मैं प्रॉपर आगरा में जो मेरी टीम में है वर्क करती हूँ, उनको मैं आईईसी के रिगार्डिंग एक्टिविटीज अवेयरनेस में हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारा मैं उनको बताया करती थी। टीम को मैं हैंडल किया करती थी। इसके रिगार्डिंग जो इन्होंने मेरे को सैलरी पे करने का कहा था, इन्होंने 65,000 का कहा था, जो एक्चुअल में ये मेरे को सैलरी 30,000 रुपये पे कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि हमने आपको कभी 65,000 बोला ही नहीं है, हमने आपको स्टार्टिंग से 13,000 बोला है। इनके द्वारा मेरे को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। ज्वाइनिंग लेटर पे कहीं पे भी इनके द्वारा सैलरी मेंशन नहीं की गई है। अगर इनके द्वारा मेरे को 30,000 की बात की गई थी देने की, तो इनको 30,000 भी ज्वाइनिंग लेटर पे मेंशन करके देनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने 30,000 भी उन पे मामला यही है सैलरी से रिलेटेड। सैलरी हमारी बहुत कम है। सैलरी हमारी इसमें जो एक्चुअल सैलरी है वो 18,000 रुपये, हमें पे करे जा रहे हैं 9,500 रुपये बस। फिर इसको लेकर क्या आवाज़ उठाई? इसको लेकर ये आवाज़, हमें सैलरी कम लगती है, नहीं हमारा गुजारा हो पाता है इतनी कम सैलरी में, तो इसलिए हमने इसके लिए आवाज़ उठाई। तो उसके लिए हमें धमकी भी देते हैं निकालने की। अब क्या करें? निकाल दिया गया आपको? अभी तो नहीं निकाला, बट ये निकाल देंगे। अभी कुछ लोगों को निकाला, कुछ लोगों को निकाल देंगे। वहीं गाजियाबाद में महिला डॉक्टर से ठगी। आईजीएल के नाम पर एपी के भेजकर 6,24,000 रुपयों की ठगी की गई। लिंक क्लिक करते ही मोबाइल पर एक्सेस हुआ हैक। यूपीआई के जरिए खाते से निकाली गई लाखों की रकम। साइबर थाने में दर्ज हुई ठगी की शिकायत। देखिए, बड़ी धांधली यहां पर सामने आई। गाजियाबाद में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां साहिबाबाद की रहने वाली महिला डॉक्टर कोसम गुप्ता से 6,24,912 रुपए की ठगी कर ली गई। आरोप यह है कि साइबर ठगों ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल के नाम पर फर्जी मैसेज भेजा, जिसमें मौजूद लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल में एक एपी के फाइल डाउनलोड हो गई और फोन का एक्सेस ठगों के हाथ लग गया। इसके बाद आरोपियों ने यूपीआई के जरिए अलग अलग ट्रांजैक्शन कर बैंक खाते से लाखों रुपए निकाल लिए। पीड़िता ने राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल और गाजियाबाद साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और ठगी की रकम वापस दिलाने की मांग की है। दिन प्रतिदिन बता दें, ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है और यहां पर क्राइम हुआ है महिला डॉक्टर के साथ। उसे आईजीएल गैस बिल अपडेट करके एक एपीके फाइल भेजी गई है। देखिए, आपको यहां पर जागरूक और समझने की जरूरत है कि कभी भी कोई फाइल एपीके फाइल करके अगर आपके पास आती है तो उसे आपको नहीं खोलना है, क्योंकि वो फ्रॉड फाइल हो सकती है। और इसी तरीके से इस महिला ने भी इस फाइल को ओपन किया। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, मोबाइल का पूरा एक्सेस फर्जीवाड़ों के पास पहुंच गया और वहां पर उनके पास जैसे ही एक्सेस पहुंचा, 6 लाख रुपए से ज्यादा की जो रकम महिला के खाते में पड़ी थी, वो फटाफट से 10 मिनट के अंदर पूरी रकम खाली कर दी। जब तक महिला कुछ समझ पाती, पैसे को कहीं और ट्रांसफर कर पाती, तब तक पूरा बैंक खाता खाली हो चुका था। अब इस बात की शिकायत साइबर सेल में महिला के द्वारा की गई, लेकिन तब तक सब कुछ बिगड़ चुका था। अब महिला की अपील है कि उसके पैसों को वापस कराया जाए और उन फ्रॉडों का पता लगाकर उन्हें पकड़ा जाए। लेकिन रोजाना हजारों लोग इस तरीके की ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं
और कितने शातिर तरीके से ये ठग आपको लूटते हैं कि आप समझ भी नहीं सकते, बेहद प्रोफेशनल तरीके से। फतेहपुर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बाग में आम तोड़ते समय ये बड़ा हादसा हो गया। बिंदगी तहसील क्षेत्र के तेंदुली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। बाग में आम तोड़ते समय ये बड़ा हादसा हुआ। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बिंदगी तहसील क्षेत्र के तेंदुली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। परिजनों का रो रो कर देखिए बुरा हाल है। फतेहपुर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। देखिए मानसून के साथ साथ इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आती, जहां एक तरफ लोग बारिश देख करके खुश हो जाते हैं क्योंकि तापमान में गिरावट आती है, लेकिन दूसरी तरफ ये बारिश अपने साथ कई जिंदगियों को लेकर जाती है। बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और इस तरीके की घटनाएं गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, जहां कई लोग अपने खेतों में जब काम कर रहे होते हैं उस समय आकाशीय बिजली उन पर गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है। फतेहपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आकाशीय बिजली गिरने से एक किशोर की मौत हो गई। वो आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि जब तेज बारिश और बिजली कड़क रही हो तो आपको खुली जगहों पर बिल्कुल नहीं रहना है, अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अचानक से युवक की मौत हो गई। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम है। तो किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आकाशीय बिजली का कहर यहां पर साफ तौर पर देखने को मिला। वहीं हमीरपुर ट्रक में भीषण आग लग गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से भीषण आग लगी। घटना में ट्रक में मौजूद खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ट्रक में भीषण आग लग गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ये भीषण आग लगी। यहां खलासी की दर्दनाक मौत हो गई और वहीं ट्रक ड्राइवर ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि वो सुरक्षित बताया जा रहा है और जो खलासी है उसकी जलकर झुलसकर बुरी तरीके से मृत्यु हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक धू धू कर जल रहा है और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ये बड़ा हादसा हुआ। देखिए इस तरीके की लापरवाही, इतनी नीचे ये लाइन होती है जहां पर बड़े बड़े ट्रक गुजरते हैं जिनमें माल भरा होता है और हाइट होने की वजह से हाई टेंशन की चपेट में इस तरीके के वाहन आते हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रक बुरी तरीके से धू धू कर जल रहा है। इसमें बैठे दो व्यक्ति, ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, वहीं जो उसके साथ बैठा खलासी था उसकी जलकर झुलसकर मौत हो गई। वहीं नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सेक्टर 156 में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। 30,000 वर्ग मीटर प्राधिकरण भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। 30,000 वर्ग मीटर प्राधिकरण भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। 30,000 वर्ग मीटर प्राधिकरण भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी यहां पर देखने को मिली। देखिए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई से कह सकते हैं। यहां पुलिस की मौजूदगी भी रही कि किसी तरह के कोई विरोध अगर होता है तो पुलिस की मौजूदगी अनिवार्य है। 30,000 वर्ग मीटर प्राधिकरण भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। लगातार सूचना मिल रही थी कि यहां पर बाउंड्री कराकर इस जगह को कब्जाने का प्लान है, तैयारी है। वहीं इस जगह को कब्जा मुक्त कराया गया है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स देखी गई।
और अब खबर कुशीनगर से है, जहां रोटावेटर की चपेट में आया 10 साल का मासूम। खेत की जुताई के दौरान मासूम रोटावेटर में फंसा। रोटावेटर की चपेट में आकर मासूम की मौत हो गई। मामले में परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सेवरही थाना क्षेत्र के गांव पूरब पकड़ियार पट्टी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां रोटावेटर की चपेट में आकर मासूम की मौत हो गई। सेवरही थाना क्षेत्र के गांव पूरा पकड़ियार पट्टी का पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले में परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। सेवरही थाना क्षेत्र के गांव पूरा पकड़ियार पट्टी का ये पूरा मामला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।